हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 22 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र, जिसमें अपन पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। मानव कार्यकी को अपन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मानव कार्यकी का शाब्दिक अर्थ है कि मानव की आंतरिक संरचना में होने वाली क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग, जिसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले महत्व दे रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स अपनी एक रूपरेखा रखता है, जिसमें अगर अपन बात करें तो माउथ, मुख, ईसोफेगस जो आपकी भोजन नलिका है या ग्रशिका, नीचे अगर अपन चलते हैं तो ग्रशिका एक जे समान आकार के या जे शेप्ड संरचना में खुलती है, जिसे स्टमक या आमाशय कहते हैं। आमाशय जस्ट आगे चलकर एक अत्यधिक कुंडलित और सूक्ष्म नैरो ट्यूब में खुलता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन संरचना है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन संरचना की अगर अपन बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन संरचना है पूरी कंप्लीटली ये स्टमक खुलेगा आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन संरचना आगे चलकर खुलेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर अपन बात करें पहले पाचन तंत्र की, तो इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए अपने को एक बार पहले पाचन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि मानव में जो मानव को समस्त जैविक क्रियाएं करनी रहती हैं, जैसे अपन बात करें श्वसन या अन्य जितने भी अंग हैं अपने वृक्क, हृदय, तो ये सब अपनी क्रियाएं करने के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि फिजिक्स में भी अपन पढ़ते हैं कि कार्य करने के लिए जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसे भोजन से ही प्राप्त किया जाता है। अब सामान्यतः जो भोजन है, जो अपन सामान्यतः भोजन करते हैं, जैसे अगर अपन बात करें, अपन ने प्रोटीन के रूप में दाल खाई है, दूध पिया है, अंडे खाए हैं, मांस खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन चावल है। इस तरीके से ये जो सामान्य भोजन है वो एक जटिल रूप होता है। मतलब रासायनिक दृष्टि से वो जो भोजन है वो एक जटिल रूप में है। मतलब जैसे अगर चपाती की बात करें, गेहूं की बनी होती है, तो गेहूं एक स्टार्च बहुल्य पदार्थ है। गेहूं के अंदर बहुत अधिक स्टार्च होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक सबसे बड़ा अणु है। उसे छोटे रूप में बदलना होगा, और इस जटिल भोजन को, जटिल रूप को ही मानव का पाचन तंत्र जो है उसे सरल रूप में परिवर्तित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस जटिल रूप को कोशिकाएं उपयोग नहीं कर सकती। और अपन सब जानते हैं कि मानव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। सभी सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है, क्रियात्मक भी, कार्य करने के लिए भी। तो मानव शरीर में भी कार्य करने के लिए कोशिका होंगी। अब उन कोशिकाओं को लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा जटिल रूप से मिल नहीं सकती, इसलिए उस जटिल रूप को पाचन तंत्र किसमें बदल देता है? सरल रूप में बदल देता है। इस सरल रूप में बदलने के लिए पाचन प्रक्रिया होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाचन क्या होती है? तो ये वही प्रक्रिया है जो पाचन तंत्र कर रहा है कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर रहा है, जिससे उसका आसानी से उपयोग हो सके। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ को जल अपघटनकारी एंजाइम, ये जल अपघटनकारी एंजाइम क्या है? तो ये एंजाइम तो क्रियाविधि करेंगे जो क्रियाकारक पर क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित करेंगे। जल अपघटनकारी इसलिए यहाँ नाम लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो जल है उसका निष्कासन होता रहता है, की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया पाचन कहलाती है। इस पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब अपन फिर से फर्स्ट पेज पे चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि पाचन तंत्र को अपन ने दो भागों में बांट दिया है, और आपको मैं बता दूं पाचन तंत्र शाब्दिक रूप से दो भागों में ही पढ़ा जाएगा। इसके दो ही टाइटल होंगे। फर्स्ट टाइटल होगा आहार नाल, सेकंड टाइटल होगी पाचक ग्रंथियां। ये आहार नाल क्या है? तो मुख से लेकर जो गुदा तक फैली हुई संरचना है वो आहार नाल है। ये एक नलिकाकार संरचना है। नलिकाकार क्या है? संरचना है। नलिकाकार संरचना बनाई हुई है। नलिकाकार संरचना जो है वो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली होती है, एनस तक फैली होती है। इस आहार नाल के साथ साथ ही पाचक ग्रंथियां, ये ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, अब ग्रंथि का शाब्दिक अर्थ अपन कल पढ़ चुके थे। ग्रंथि का मतलब कोई ना कोई श्रावण आएगा।
श्रावण का मतलब अगर अपन बात करें तो कोई ना कोई एंजाइम, हार्मोन, रसायन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी पाचक ग्रंथियाँ हैं उनमें अपने को मुख्य भूमिका एंजाइम की ही पढ़नी है कि कौन सा एंजाइम वो स्रावित करेंगी और फिर स्रावित एंजाइम से अपन जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर लेंगे। इसलिए अगर अपन बात करें अपन आहार नाल की, सबसे पहले अपन आहार नाल की बात करेंगे तो इसके लिए अपने को फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। ये मानव आहार नाल है या मानव आहार नाल की संरचना, आंतरिक संरचना एक रूपरेखा में बनाई हुई है कि सबसे पहले आहार नाल में क्या स्टार्ट हो जाती है। अगर अपन बात करें माउथ, मुख संरचना अपने को देखने को मिलती है। मुख संरचना में अपने को दंत, टीथ देखने को मिलते हैं। जिह्वा, जो लिंग आप कह सकते हो, टंग है, लिप्स के आगे टीथ के आगे टंग है। टंग जो है उसी के पास अगर अपन बात करें तो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये मुख गुहा है एक पूरी, कंप्लीटली ये संरचना क्या बनती है, मुख गुहा बनती है। इसका भी एक नाम हो जाएगा मुख गुहा। ये मुख गुहा है, बकल कैविटी है मुख गुहा। इस मुख गुहा में भोजन कुछ समय के लिए ही रुकता है। जैसे अपन कहते हैं कि मुख गुहा में दांतों से भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, तो जिस व्यक्ति की औसतन जितनी बार भोजन चबाने की क्षमता सी होती है या आदत होती है, उस तरीके से ही भोजन मुख गुहा में रुकता है। मुख गुहा से भोजन प्रवेश करता है ग्रशिका में। किसमें प्रवेश करता है, ग्रशिका में। ये जो ग्रशिका है ये एक लंबी नलिकाकार संरचना है। ग्रशिका लंबी नलिकाकार संरचना है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो आगे चलकर एक जी शेप्ड स्टमक, आमाशय में खुलती है। सामान्य रूप में भोजन यहीं पर जाकर 2 से 4 घंटे तक एकत्रित रहता है। 2 से 4 घंटे तक एकत्रित रहता है। यहीं भोजन को 2 से 4 घंटे तक रखा जाएगा। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन भी होगा, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होगा और यहाँ पर एक मुख्य भूमिका के लिए अपन HCl के बारे में भी पढ़ेंगे। जब एक एक भागों को पढ़ेंगे अपन स्टमक को, तो इस तरीके से वहाँ पर इसको मुख्यतः देखा जाएगा। स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र, जो छोटी आंत्र है उस छोटी आंत्र में जाकर खुलता है। स्टमक आगे चलकर एक छोटी आंत्र संरचना में खुलता है। छोटी आंत्र संरचना बड़ी आंत्र में खुलती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल्स की बात और बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। अगर इसकी लेंथ देखी जाए, लंबाई देखी जाए, तो इसकी लंबाई होती है लगभग 6 से 6.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 1.5 मीटर। तो बड़ी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इसका नाम स्मॉल क्यों है, क्योंकि इसका व्यास स्मॉल है और लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास बड़ा है। मतलब इसकी चौड़ाई लार्ज इंटेस्टाइन की बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि चौड़ाई अधिक है लार्ज इंटेस्टाइन की, बाकी लंबाई कम है। इस तरीके से अगर अपन नेक्स्ट आगे की तरफ चलें तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम भाग रेक्टम मलाशय कहलाता है। ये एक पैकेट नुमा स्ट्रक्चर है, थैली नुमा, जिसमें भोजन का अवशिष्ट पदार्थ के रूप में संचित होता है, जिसे नित्यक्रम के द्वारा इसकी ओपनिंग एनएस के थ्रू इसे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जिस तरीके से नेक्स्ट अपन इस टाइप पे अगर अपन बात करेंगे अब कि जो मानव का पाचन तंत्र है उसको अपन नेक्स्ट क्रिएटिफाइड करेंगे, जिस तरीके से कि आगे चलकर मानव का पाचन तंत्र किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसे पूरा क्लियर करेंगे। तो आहार नाल के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ होकर गुदा नाल या गुदा द्वार तक उपस्थित सरल नलिकाकार संरचना आहार नाल कहलाती है, जिसकी औसतन लंबाई 7 से 9 मीटर होती है। 1 मीटर के अंदर मैं अप्रोक्स आपको मैं बता दूं, 1 मीटर में अपने पास 3.29 फीट आते हैं। 3.29 फीट आते हैं। तो अप्रोक्स अपन 1 मीटर में 3.29 फीट लेते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो औसतन आपके पास 30 फीट लंबी ये नलिका होगी। तो 30 फीट एक लंबी नलिका है।
जिसके अंदर निम्न भाग उपस्थित हैं। सबसे पहले अपन मुख की बात करेंगे। मुख और मुख गुहा, तो ऊपरी व निचली ओष्ठों से घिरी हुई संरचना मुख कहलाती है। जो मुख गुहा में खुलती है, इस गुहा में जीभ, दांत व तालु संरचनाएं उपस्थित हैं। तो इन संरचनाओं में अगर अपन देखें सबसे पहले तो जिह्वा अपने पास संरचना है। जैसे जिह्वा को अगर अपन देखें तो मुख गुहा की सतह पर उपस्थित ये चपटी मांसल व लचीली संरचना है। अस्थि नहीं होती है जिह्वा में, टंग में, तो ये एक मांसल संरचना है जो अग्रभाग में स्वतंत्र। आगे की तरफ अपन देख सकते हैं, जब भी अगर कभी आप डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा होगा कि अपनी जिह्वा दिखाइए, तो आपने आ करके देखा होगा। तो जिह्वा आगे से फ्री रहती है, मतलब स्वतंत्र है, लेकिन पीछे से वो जुड़ी हुई है। पीछे से जुड़ी हुई है, एक फ्रेन्यूलम से, एक आप कह सकते हो पट से जुड़ी हुई है, कपाट से जुड़ी हुई है। तो ये पश्च भाग में सतह से जुड़ी रहती है। ये जिह्वा है। जिह्वा का मुख्य कार्य मानव में स्वाद का अनुभव करना होता है और ये भाषा को भी उत्पन्न करती है। मैं आपको बता दूं, अपने जो स्वर होते हैं, वो स्वर जो है उनकी ध्वनि तो उत्पन्न होती है वोकल कॉर्ड से, कंठ से, लेकिन उसे भाषा में बदलने का कार्य होता है जिह्वा का। बिना जिह्वा के आप भाषा नहीं बोल सकते, आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वरों का जुड़ना ही शब्द है और वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको स्वर में बदलने का कार्य होता है जिह्वा का। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखें। और जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं भी होती हैं, टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो आपने खाद्य पदार्थ जो खाया है उसका जो स्वाद है वो नमकीन, मीठा या तीखा किस तरीके का है। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं ये। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें तालु, तो मुख गुहा में ऊपरी भाग कठोर तालु व निचली भाग कोमल तालु का बना होता है। ये मुख गुहा को श्वसन मार्ग की ओर से अलग करते हैं। जिस तरीके से श्वसन मार्ग की बात करें तो मुख गुहा के बाद ही अपन ट्रेकिया भी देखेंगे, श्वसन नलिका भी देखेंगे, जो भोजन नलिका के जस्ट साथ साथ है, लेकिन उस भोजन नलिका और श्वसन नलिका में कुछ अंतर रहेगा, जो अंतर प्रारंभ हो जाता है तालु से ही। तालु के बाद अपन बात करें तो दांत की। दांत एक मुख्य टॉपिक है। गत वर्ष 2018 में जब आरबीएससी कोर्स की प्रारंभ हुई थी तो एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न दांत से ही पूछा गया था। तो सबसे पहले अगर अपन दांत की संरचना देखते हैं, दांत तो सबने देखे ही हैं। जिस तरीके से अगर अपन बात करें कि वाइट कलर के इनका जो बाह्य आवरण है वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन दांत को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले दांत के अगर हम 3 भाग देखें तो सबसे ऊपरी भाग कहलाता है शिखर, क्राउन, या फिर आप कह सकते हो सबसे ऊपरी भाग। ये वो भाग है जो मसूड़ों में बाहर की तरफ वाइट कलर का होता है। मसूड़ों में बाहर की तरफ वाइट कलर का होता है और ये जो वाइट कलर का भाग है ये शिखर या क्राउन कहलाता है। और शिखर या क्राउन जो है उसके बाद नीचे की तरफ मसूड़ों के अंदर भी कुछ भाग उपस्थित है, और ये मसूड़ों के अंदर जो भाग कुछ उपस्थित है वो ग्रीवा कहलाता है, नेक कहलाता है। और इस नेक भाग के बाद लगभग दांत का 1/3 भाग नीचे की तरफ आप कह सकते हो धसा हुआ रहता है, या फिर अंदर की तरफ उपस्थित होता है, थोड़ा सा संकरा हुआ रहता है। मतलब ये ऊपर से फैला हुआ है दांत और नीचे से बहुत संकरा होता गया है, या फिर आप नैरो होता गया है, सिकुड़ता गया है। ये रूट कहलाता है, मूल जड़ें हैं ये दंत की जड़ें हैं। ये जड़ें उपस्थित होती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं, और दंत का लगभग ये 1/3 भाग होती हैं। मतलब अपने को दांत का सिर्फ 25% हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी भाग लगभग मसूड़े और जड़ों के रूप में, रूट के रूप में नीचे की तरफ उपस्थित होता है। यहीं आपको मैं इनको क्लियर करके एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, एक चीज़ और नोट करवा देता हूँ। आप सब लोग ध्यान रखें कि जो क्राउन है उस क्राउन में एक शब्द काम में लिया गया है, इनेमल। तो आपको मैं बता दूं, जो सफ़ेद रंग का क्राउन भाग है वो इनेमल का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इनेमल का बना हुआ है। और ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग है। एनिमोब्लास्ट सेल्स इसको साबित करती हैं। जो दांत होते हैं वो एक्टोमीजोडर्म के बने होते हैं। मतलब एक्टोडर्म और मीजोडर्म जनन परत मिलकर
दांत का निर्माण करती हैं। तो ये जो इनेमल होता है, ये जो त्वचा है उसकी चर्म, डर्मिस, जो चर्म लेयर है, परत है, उससे मिलकर बनी हुई है। ये इनेमल जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जिसमें 96% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये पदार्थ होते हैं। बाकी 4% इसमें जल होता है। लगभग ये जंतु जगत का इतना कठोरतम पदार्थ है कि इस पर किसी भी तापमान और बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसका एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अगर अपन बात करें, किसी भी व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसकी जो देह तापना होती है, या फिर आप कह सकते हो कि उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद उसके दांत वहाँ पर अपने आप मिलते हैं अपने को, जिनका अपन गंगा जल में विसर्जन भी करते हैं। तो दांत वहाँ सुरक्षित क्यों रह गए इतने अधिक तापमान पर? क्योंकि उसके ऊपर इनेमल का परत है। इनेमल पर किसी भी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहीं पर एक चीज़ और नोट करने लायक है, अगर आप देखें तो इस तरीके से कि तंत्रिकाएं व रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं दांत में। तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियाँ, ये तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियाँ एक गुहा में उपस्थित होती है। ये एक कैविटी बनी हुई है, एक खाली स्थान है। इसे पल्प कैविटी भी कहते हैं। लेकिन अगर अपन ध्यान रखें तो ये पल्प कैविटी ऊपर की तरफ तो सकड़ी है। जैसे अपन बात करें तो ऊपर की तरफ तो फैली हुई है, नीचे की तरफ बहुत सकड़ी है, नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर एक छिद्र भी उपस्थित है, एक छिद्र उपस्थित है जिसका नाम है एपिकल फोर। इसे शीर्ष छिद्र भी कहते हैं, शीर्ष छिद्र भी कहते हैं। ये शीर्ष छिद्र जो है, इस छिद्र से ही तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियां प्रवेश करती हैं। तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियां प्रवेश करती हैं। इन तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियों का मुख्य कार्य यह है कि ये इस दंत कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। दंत कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब दंत कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, इसीलिए दांत वृद्धि करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर में अगर किसी भी भाग के पास रक्त और तंत्रिकाएं नहीं जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर वो भाग अजीवित अवस्था में चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे अगर अपन बात करें, अगर पेड़ की किसी एक शाखा को काट दिया जाता है तो कुछ समय बाद वो सूख कर सड़कर खराब हो जाती है, या फिर उसका अपगठन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पोषण प्राप्त नहीं हुआ। अगर पोषण प्राप्त नहीं हुआ तो वो वहाँ पर सड़कर समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो शीर्ष छिद्र होता है, ये युवा अवस्था में अत्यधिक सक्रिय रहता है, लेकिन युवा अवस्था के बाद ये शीर्ष छिद्र बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद यहाँ पर रुधिर और तंत्रिका वाहिनियों का प्रवेश लगभग समाप्त होने लग जाता है। रुधिर वाहिनियों का लगभग ही समाप्त हो जाता है। तंत्रिकाएं तो उपस्थित रहती हैं, लेकिन रुधिर वाहिनियां उपस्थित नहीं होती हैं। इसलिए इन दंत कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलने के कारण युवा अवस्था के बाद दांत का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात दांत विकसित नहीं होते हैं। इनका जितना विकास होना था उतना हो चुका, अब दांत विकास नहीं करेंगे। तो इसलिए दांतों का विकास रुक जाता है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। इनकी जितनी वृद्धि होनी थी, लंबाई बढ़नी थी, बढ़ गई। अब जितने दांत हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन अब बात शुरू अगर अपन देखें तो ये जो अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुतरने वाले जो दांत होते हैं, जो जंतु होते हैं, कुतरने वाले जो जंतु होते हैं, उनमें ये छिद्र कभी भी बंद नहीं होता है। ये टॉपिक भी है इसी को अपन नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। उससे पहले अपन मानव दांत की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि मानव में दांत एक्टोमीजोडर्म से उत्पन्न होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इसमें एक्टो प्लस मीजोडर्म दोनों परतें हैं, उत्पन्न संरचनाएं हैं, जिसमें दंत ऊपरी शिखर भाग है त्वचा की डर्मिस परत से है उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य संघटक इनेमल है। ये इनेमल्स होते हैं। इनेमल ये एक सीमेंट जैसा ही पदार्थ होता है, जो जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। मानव दंत में निम्न भाग उपस्थित हैं, जिनमें सबसे पहले शिखर है। अपन बात कर चुके हैं मसूड़ों के ऊपर सफ़ेद रंग का
जो सफ़ेद रंग का भाग है वो है ग्रीवा है जो मसूड़ों के मध्य में उपस्थित है। मूल है जो आंतरिक गर्त में उपस्थित है। आंतरिक गर्त मतलब अंदर की तरफ जड़ें जो हैं, ये जो मूल की जो जड़ें हैं, ये दंत के मूल भाग में एक ग्रत गुहा पाई जाती है जिसकी ओपनिंग एपिकल पोर्स मानी छिद्र, शीर्ष छिद्र होती है, जिसमें गर्त में रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, जिससे दांत को पोषण प्राप्त होता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये छिद्र बंद हो जाता है, जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए नेक्स्ट नीचे अपन बात कर रहे थे कि कुतरने वाले जंतु जैसे चूहे, गिलहरी में ये दंत छिद्र बंद नहीं होते हैं, इसीलिए उनके दंत हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। इसी कारण मैं बता दूं कि जो चूहा है उससे कुतरने का जो कार्य दिया गया है प्रकृति द्वारा, वो उसकी मजबूरी है। अगर चूहा किसी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को कुतरेगा नहीं, किसी भी अन्य सब्सटेंस जैसे कागज, कपड़े, इनको कुतरेगा नहीं, लकड़ी को, तो उसके दांत इतने अधिक वृद्धि कर जाएंगे कि उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसकी मुख गुहा बंद हो जाएगी, उसे भोजन के लिए अवरुद्ध होना पड़ेगा। अब वो अपने दांतों के बीच में इतना घर्षण उत्पन्न करता है कि उसके दांतों को वो घर्षण के द्वारा छोटी वृद्धि में कर लेता है, उन्हें कम कर लेता है। नहीं तो उनके दांत इतनी अधिक वृद्धि कर जाएंगे कि नीचे वाले जो दांत हैं, इंसीजर और कैनाइन, वो ऊपरे वाले दांत के उससे भी ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो ऊपर वाले दांत नीचे आ जाएंगे, इसलिए वो वृद्धि करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें अगर अपन दांतों के प्रकार की, तो अपन यहाँ मानव की बात करेंगे। तो मानव में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें सबसे पहले फर्स्ट हैं इंसीजर, कृदनक। ये अग्रदांत जो भोजन को चीरने में सहायक होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। इन्हें आप मानव के दंत सूत्र के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। कैनाइन, रदनक, मानव को कुतरने में सहायक, संख्या 4 होती है इनकी। अग्रचवर्णक, चबाने के लिए संख्या 8 होती है इनकी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो च्वर्णक हैं, ये चबाने के लिए होते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तित है, इसको आप 12 ही नोट करें नोट्स कॉपी में देखकर, ये 12 संख्या है। ये किस तरीके से आई है, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये अपन डेंटल फॉर्मूला से कर लेंगे। जिस तरीके से ये 12 हैं, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन में याद रखें जिस तरीके से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसको किस तरीके से अब अपन देखते हैं डेंटल फॉर्मूला को। ये दंत सूत्र है, इसको मैं आपको क्रेडिफाइज करना सिखा देता हूँ किस तरीके से इस करते हैं। डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र की अगर अपन बात करें तो ये दंत सूत्र होता है, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े के लिए अपन लिखते हैं 21-23 अपॉन 21-23, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका क्रम ऐसे डिसाइड करते हैं, इंसीजर मतलब आई, कैनाइन मतलब सी, पीएम मतलब प्रीमोलर और फिर मोलर। देखो ये आई, सी, पीएम और एम से निर्धारित है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 2, 2 से 2 तो 4, 2 से 3 तो 6। इस तरीके से 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4, 2 से 1 तो 2, 2 से 2 तो 4 और 6। अब अगर अपन नंबर जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 4 10 और 10 और 6 16। 16 दंत संरचनाएं हो गई हैं ऊपर वाले जबड़े में, 16 ही नीचे वाले में। 2 से मल्टीप्लाई होने पर टोटल 32 टीथ हो जाएंगे। इस तरीके से आप ध्यान रखें कि जो मोलर्स टीथ थे उनकी 6 12 संख्या है, ना कि 16। इस तरीके से उनको याद रखें। ये दंत के कुछ प्रकार हैं, इनको भी आप ध्यान रखें कि मानव के दंत इस तरीके से कैसे होते हैं। तो मानव के सभी दांत लगभग 2 बार संरचना में आते हैं, जिस तरीके से इन्हें विषम दंती भी कहते हैं। अलग अलग संरचना में आते हैं, जिस तरीके से अगर अपन देखें कि जो इंसीजर हैं वो लंबे हैं, बहुत तीखे हैं। कैनाइन जो हैं वो इतने तीखे हैं कि मांसाहारी जंतुओं में इतने तीखे होते हैं कि वो किसी भी जैसे शिकारी के लिए अति आवश्यक होते हैं। द्विबार दंती, विषम दंती के बाद द्विबार दंती की अगर अपन बात करें तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, द्विबार मतलब 2 बार आते हैं। मानव में दूध के दांत 20 होते हैं,
जीवन काल में 2 बार आते हैं, अतः इन दांतों को द्विबारदंती कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि बाल्य अवस्था में एक बार दांत आने के बाद पुनः आते हैं, 20 दांत आने के बाद पुनः दांत वापस वो गिरने के बाद दोबारा आते हैं, तो वो 20 दांतों को द्विबारदंती कहा गया है। और गर्तदंती, ये गर्तदंती शब्द है कि मानव में सभी दांत अस्थियों के बने खांचे में उपस्थित होते हैं। गर्त मतलब एक फिक्स सॉकेट बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, इसलिए उन्हें गर्तदंती कहते हैं। यहाँ पर दंत संरचना अपनी पूर्ण होती है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करेंगे, जिस तरीके से अगर अपन बात करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास दांत के आगे वाली स्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पर अपनी बकल कैविटी जो है वो कंप्लीट हुई है। तो बकल कैविटी के बाद अगर अपन बात करेंगे तो कल अपनी ईसोफेगस की बात होगी, कृषिका की।